हेलो गाइस, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल साइंस वाई पे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल होता क्या है? दरअसल एक बच्चे ने बहुत टाइम से बोल रहा था कि सर मुझे सेल के ऊपर बना दीजिए वीडियो। मैंने सोचा कि बना देते हैं। 9th क्लास का वैसे ये टॉपिक है। तो सेल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी हम लोग घरों में रहते हैं, ठीक, या जो स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो बिल्डिंग्स हैं, वो कैसे स्टार्ट कैसे होता है बनना। एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, ठीक है बेटा। देन उसी तरीके से हमारी बॉडी ह्यूमन की बात करें, फिर कोई भी लिविंग बॉडी की बात करें, उनकी भी बॉडी जो सबसे एकदम जो प्राइमरी जिस चीज़ से बेसिक चीज़ से जो बनती है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल एक प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग कि बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। एनसीईआरटी का ये लाइन है कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सबसे एकदम स्टार्टिंग वाला जो है ना, वो है आपका सेल, ठीक है। सेल, बहुत सारे सेल मिलके, ठीक, ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो आपकी बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल होता है क्या? तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जैसे बिल्डिंग में ईंट है, ब्रिक्स, उसी तरीके से हमारे बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो बेसिक पार्ट है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो है, वो आपका सेल है, यानी सेल से मिलकर बना है। अब बात करते हैं सेल को कौन ढूंढा? कोई तो यार ढूंढा होगा ना, जिसने हमारी मुसीबतों को बढ़ा दिया होगा, इस चीज़ को भी पढ़ने को लेकर मजबूर कर दिया होगा। तो आइए देखते हैं कौन थे वो महान शख्स। उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में अपने माइक्रोस्कोप, उनका सिंपल माइक्रोस्कोप, आप समझ सकते हैं ना यार, 1665 यानी 1665 कितना पहले का बात है। और उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, तो फिर किस तरीके का, किस लेवल का उनके पास माइक्रोस्कोप होगा। उन्हीं का बनाया हुआ एक छोटा सा सिंपल एकदम साधारण माइक्रोस्कोप था, ठीक। उस माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्होंने पहली बार सेल को देखा। और हाँ, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि जो उन्होंने सेल देखा था ना, वो आपका डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। लिविंग सेल को सबसे पहले अगर बात किया जाएगा कौन डिस्कवर किया था, तो एवी लुवेन हुक ने किया था। तो अगर सेल, नॉर्मल सेल पूछ रहा है ना आपसे, तो आप रॉबर्ट हुक पे टिक करिए। अगर लिविंग सेल बोलेगा तो फिर आपको एवी लुवेन हुक पे टिक करना पड़ेगा, ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ठीक, इन 1665 व्हाइल एग्जामिन द थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये आपके एक एनसीईआरटी की लाइन थी। तो इस तरीके से इन्होंने देखा। इन्होंने क्या देखा कि जो सेल है ना, वो कैसे हैं, हनीकम्ब के स्ट्रक्चर की तरह। हनीकम्ब बोले तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, जिस तरीके से देखो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? 6 साइड हो, उसको हेक्सागोनल बोलते हैं। तो हेक्सागोनल की तरह स्ट्रक्चर्स थे, इनको इन्होंने सेल नाम दे दिया, ठीक। सेल के अंदर बहुत सारे इसके पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैंने कुछ को बनाने की कोशिश किया। सेल का जो सबसे मेन जो ऑर्गेनल है, ठीक, वो आता आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पूरे सेल के अंदर का जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, वो किस तरीके से किस कार्य को वो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। न्यूक्लियस सभी को यानी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। एकदम बीच में होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल में न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर आपका जैसे डीएनए, आरएनए का आपने नाम सुना होगा, डीऑक्सी एसिड, और ये फुल फॉर्म है वैसे डीएनए का। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए, इसमें होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर खैर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर ये चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, जिनमें आपका क्रोमोसोम डीएनए में पाए, ठीक। इसके बाद से बात करते हैं कि सेल जो होता है, कोई अगर सेल देखिए, अगर प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। अगर एनिमल सेल की बात आप कर रहे हैं, तो सेल के ऊपर सिर्फ सेल
केवल एक ही कवरिंग ही होगा जो कि सेल को, जिस कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये जो है आपका, ठीक, ये प्लांट सेल का ये मैंने फोटो बना रखा है यहाँ पे। प्लांट सेल में क्या होता है, एक तरीके का एक और बाहर एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल वैसे डेड होता है, रिजिड, बहुत कठोर होता है सेल वॉल, जो क्या करता है कि मतलब सेल को ना एक तरीके का शेप, एक अच्छा शेप देता है, और इसके अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स है वो बाहर इजीली ना जा पाए, ये सारी चीज़ें मतलब सेल वॉल प्रोवाइड करता है, ठीक। सेल वॉल के अंदर फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो लिपिड्स आपके मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद से और ये जो सेल वॉल होता है ये आपका सेलुलोज से बना होता है, सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं आपके तैरते रहते हैं अंदर के, वैसे जो लिक्विड मैट्रिक्स टाइप का होता है, मतलब लिक्विड बोले तो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो, ठीक, जिस तरीके से मतलब आप बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ये आपका बीच में होता है न्यूक्लियस होता है। इसके बाद फिर आपके हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था ना, वो पहले अलग ही एक बैक्टीरिया था, फिर किसी सेल के अंदर वो मतलब जैसे कि आ गया, और इस तरीके से, तो फिर बात बस ये करते हैं, वो खैर आगे की बात है। सेल को अगर बात किया जाए, डिवाइड किया जाए यार, तो अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे किया जाता है तो सेल दो टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस हो, कहने का मतलब क्या, स्यूडो न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस आपको दिखता नहीं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि न्यूक्लियस इसमें है कहाँ, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं न्यूक्लियस को कि न्यूक्लियस है कहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक। ये चीज़ है, न्यूक्लियस के आधार पर बांटा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे। जो बहुत पुराने जो बैक्टीरियाज होते थे, प्रीमिटिव बैक्टीरियाज, बहुत पहले के समय में, वो आपके मोस्टली मतलब प्रोकैरियोटिक, यानी मतलब लाइफ जो जनरेट होना स्टार्ट हुआ ना, तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स ही हुए, फिर उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगा और फिर वो यूकैरियोटिक बन गए। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो ये आपका था। इसके बाद से सेल को अगर नंबर के बेसिस पे बांटा जाता है तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि सेल जो है वो आपका एक सेल से, मतलब कोई भी अगर बॉडी हो, अगर एक सेल से अगर वो सिर्फ बनी हो, यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सिंगल सेल भी जो होता है वो भी एक लाइफ को पूरी तरीके से, लाइफ के जो भी फंक्शन होते हैं उनको वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक। तो सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। और जो एक से अधिक सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग एक से अधिक सेल्स हैं, देन हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसका काम होता है ना यार एनर्जी जनरेट करना। अब हम लोग को भी तो एनर्जी चाहिए होता है, हम लोग जैसे एनर्जी कैसे लेते हैं, खाना खा के, तो इसी तरीके से सेल को भी एनर्जी चाहिए, ठीक। सेल को आप एक समझ जाओ ना, सेल एक बंदा, कोई भी एक मतलब इंसान है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज़ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनल होता है जो कि उसको एनर्जी देता है, ठीक। और एनर्जी किस फॉर्म में देता है, तो एटीपी के फॉर्म में देता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, एटीपी, एटीपी को बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है। इसके बाद से जो जैसे एटीपी कैसे बनता है, तो सबसे पहले एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ मिलके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब लगता है तो वो आपका एडीपी बनता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ऐड हो जाता है, देन ये आपका बनता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। वो बस एक तरीके के आप समझिए। और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो एटीपी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियास इसको रिलीज करता है। इसके बाद से बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो होते हैं वो
दो तरीके से पाए जाते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में वो फ्री स्टेट में भी पाए रहे हैं, ठीक, फ्री स्टेट में यानी मतलब किसी तरह से तैरते रह रहे हैं साइटोप्लाज्म में। और दूसरी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर अटैच भी रहते हैं। राइबोसोम का जो मेन काम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। इसको इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन ये बनाता है, बनाने का राइबोसोम का हुआ, ठीक। और राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है बेटा जो कि प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। एकमात्र सेल ऑर्गेनल, अगर आपसे पूछे कि एकमात्र कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वो राइबोसोम। बस फर्क इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है। अब ये एस क्या होता है, तो एस जो होता है वो आपका स्वीटबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये चीज़ थी। इसके बाद से फिर बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ को कैसे आप बांट सकते हैं, तो स्मूथ जिसके ऊपर ये जो राइबोसोम्स है ना, दाना दाना ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रेजेंट ना हो, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड का सिंथेसिस करना, ठीक है। लिपिड एक तरीके का फैट आप समझ जाओ। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बोले तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उसका मतलब काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद से फिर इसमें यार बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गया। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, तो पैकेजिंग होता है, ठीक है, पैकेजिंग करता है मटेरियल का जो भी। इसके बाद से फिर क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं ध्यान से सुन लो, प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ, एनिमल सेल नहीं बता रहा हूँ। अगर प्लांट और एनिमल मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंट होगा, ठीक। मैं सिर्फ एक सेल के एक नॉर्मली एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जो सेल है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन, आपको पता है ना, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी प्लांट होते हैं वो आपके खाना बनाते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्लोरोप्लास्ट भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सेल होते हैं वो हमेशा मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में हमेशा बनते रहते हैं, ठीक, मतलब कि यार इस तरीके से ये मैंने किया, बहुत सारे सेल मर गए, मिलियंस ऑफ सेल मर गए, लेकिन तुरंत ये फिर रीजनरेट हो जाते हैं। सेल से ही सेल बनता है, ठीक है, सेल से ही सेल बनता है। ये सारी चीज़ें, ये थ्योरी हैं। वैसे आगे मैं दूसरे वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और अगर बड़ा वीडियो बनता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, और इस तरीके से अगर छोटा वीडियो रहता है ना तो थोड़ा मन करता है यार चलो यार 10 मिनट का ही तो देख लेते हैं। तो ये चीज़ें, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं बस इतना ही बताया, जितना आप डाइजेस्ट कर सको मैंने बस उतना ही बताने का कोशिश किया बेटा। और जो भी होगा और आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, सेल पे, और भी मतलब मैं वीडियो लाऊंगा सेल पर, कुल मिला के बस इतना बताना चाहूँ। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे यार नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। आप इसलिए शेयर करो यार कि मतलब और भी बच्चों को मिले। वैसे मतलब मुझे इतना पता है ना यार कि अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे तो और भी बच्चे जिनको कोचिंग जो नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, जैसे कि मैं यहाँ पे भी उत्तराखंड में यहाँ रहता हूँ, उत्तराखंड में यहाँ की सिचुएशन ऐसी है ना दोस्तों कि बच्चों को मतलब कोचिंग सही से नहीं मिल पाता, टीचर्स उनको सही नहीं मिल पाते हैं। तो मैं उत्तराखंड के भी जो लोग अटैच्ड हैं उनको भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि उन बच्चों को, जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, वो इन वीडियो के माध्यम से पढ़ सके अपने घर बैठे। ये सारी चीज़ें थी। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो।